हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल सिर पर हैं और क्लास 8 के एग्ज़ाम्स PT1 हुए नहीं थे, इसलिए हम अपने क्वेश्चन पेपर्स अब कर रहे हैं क्योंकि ये अवेलेबल भी नहीं थे हमारे क्वेश्चन पेपर्स जो थे। तो अब हम इनको करेंगे और 8th का इंग्लिश का पेपर आज हम सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि PMC केंद्रीय विद्यालय में पीरियड टेस्ट 1 में आ चुका है दूसरे स्कूल्स में। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन पेपर इसलिए सोल्व कराए जाते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और हमें पता चलता है कि मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। दूसरा, हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से होता है, हमें पता चलता है हमारी तैयारी कितनी है। और लास्ट, हमें अप्रोच, पेपर को सोल्व करने की अप्रोच पता चलती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम हॉल में। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसके बाद आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए, आपको पता है रीडिंग होता है हमेशा, जिसमें पहला क्वेश्चन के सामने आपका अनसीन पैसेज दिया गया है। अ फ्यू ईयर्स एगो इन अ स्मॉल विलेज इन आसम लिव्ड अ बॉय नेम्ड राजू। राजू नाम का एक लड़का आसम के एक विलेज में रहता था काफ़ी साल पहले। हु हैड डीप लव फॉर नेचर, जो नेचर से बहुत प्यार करता था। एवरी डे आफ्टर स्कूल ही वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट एंड ऑब्जर्व बर्ड्स। हमेशा स्कूल के बाद वो एक पास के ही जंगल में जाता था बर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ट्रीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, इंसेक्ट्स को देखने के लिए। वन डे राजू फाउंड अ रेयर इंजर्ड बर्ड लाइंग नियर अ बुश। तो एक झाड़ी के पास एक दिन वो बीमार, या कह लो आप इंजर्ड, जो कि जख्मी बर्ड थी, उसको देखता है। ही जेंटली पिक्ड इट अप, वो देखता है उसको, आराम से जेंटली उठाता है, उसको घर ले जाता है और अपने ग्रैंडफादर की हेल्प से, जो कि एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर है, राजू केयर्ड फॉर द बर्ड अंटिल इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई अगेन। और जब तक वो उड़ नहीं सकती तब तक उसकी केयर करता है। उड़ने लायक इतनी मजबूत नहीं हो जाती, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती कि वो उड़ जाए, तब तक उसकी केयर करता है। हिज एक्ट ऑफ काइंडनेस वॉज नोटिस्ड बाय द लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा उसकी केयरनेस को देखा जाता है, उसकी काइंडनेस को देखा जाता है। हु इन्वेंटेड हिम टू वॉलंटियर ड्यूरिंग देयर वीकेंड नेचर अवेयरनेस कैंप्स। Raju's interest grew and soon he began learning more about endangered species, forest conservation. तो बेसिकली समय के साथ वो चीज़ें क्या सीखता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और एंडेंजर्ड स्पीसीज़, जो विलुप्त हो रही हैं स्पीसीज़ अलग अलग जीवों की, उनके बारे में पढ़ता है, उनके बारे में सीखता है, इंस्पायर्ड बाय हिज एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस से इन सब चीज़ों के बारे में सीखता है। राजू नाउ ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बनने का ड्रीम देखता है। एंड प्रोटेक्टिंग द नेचुरल वर्ल्ड, और देश दुनिया को बचाने का अपना ड्रीम बनाता है। आइए इसके बिहाफ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड राजू गो टू द फॉरेस्ट एवरी डे आफ्टर स्कूल। तो आपको पता है कलेक्ट फायरवुड, नहीं, ऑब्वियसली नोट। क्या बी ऑप्शन होगा, टू ऑब्जर्व नेचर, सी टू मीट हिज ग्रैंडफादर, और डी टू प्ले विद फ्रेंड्स। तो ऑब्वियसली टू ऑब्जर्व नेचर, ऑप्शन बी को सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, हु हेल्प राजू टेक केयर ऑफ द इंजर्ड बर्ड। ए हिज मदर, ए वेटनरियन, हिज ग्रैंडफादर, और द फॉरेस्ट ऑफिसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, हिज फादर, ग्रैंडफादर बेसिकली। जैसे कि हमने पता, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। व्हाट वाज राजू इन्वेंटेड टू डू बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा राजू को क्या इन्वेंट करते देखा गया था, वॉलंटियर एट नेचर कैंप, अडॉप्ट द बर्ड, जॉइन ए स्कूल ट्रिप, और टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, वॉलंटियर एट नेचर कैंप। उसके बाद क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज राजू वांट टू बिकम व्हेन ही ग्रोज अप। तो धीरे धीरे जब वो ग्रो कर रहा था तो वो क्या बनना चाहता था, व्हाट ही वांट टू बिकम। तो ऑप्शन ए फॉरेस्ट ऑफिसर, बी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, सी स्कूल टीचर, डी एनवायरमेंटल लॉयर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी था, तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। बेसिकली आपके सामने 3 क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट क्वालिटीज़ इन राजू मेड हिम अ सूटेबल वॉलंटियर फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो कैसे वो एक सूटेबल वॉलंटियर बन सकता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, उन क्वालिटीज़ को आपको बताना है कि राजू को कौन सी क्वालिटीज़ उस सूटेबल वॉलंटियर बनाती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, अब इसके आंसर हो सकते हैं जैसे कि राजूज़ डीप लव फॉर नेचर। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, राजूज़ डीप लव फॉर नेचर। ठीक है, इसी के साथ नेचर कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। इसी के साथ विलिंगनेस टू केयर फॉर द इंजर्ड बर्ड, विलिंगनेस टू केयर फॉर द इंजर्ड बर्ड।
and his keen interest in learning and his keen interest in learning about the forest, keen interest in learning about the environment made him an about environment made him an ideal candidate for volunteering in the forest department. इसी के साथ क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। बेसिकली पूछा गया था कि कौन सी क्वालिटीज़ थी, तो आपने देखा कि राजू क्वालिटीज़ कौन सी थी। राजूज़ डीप लव फॉर नेचर, उसका डीप लव फॉर नेचर और कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल एक हो गई। दूसरी विलिंगनेस टू केयर फॉर द इंजर्ड बर्ड एंड हिज कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट एनवायरनमेंट मेड हिम एन आइडियल। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये सारी क्वालिटीज़ थी उसके अंदर जो मेड हिम एन आइडियल कैंडिडेट फॉर वॉलंटियरिंग इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नेचर्स अवेयरनेस कैंप। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 पूछता है हाउ डिड राजूज एक्सपीरियंस विद द इंजर्ड बर्ड चेंज हिज लाइफ। तो कैसे एक जो जख्मी चिड़िया थी उसके साथ जो उसका एक्सपीरियंस रहा, कैसे राजू की उस एक्सपीरियंस ने उसकी लाइफ बदल दी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का केयरिंग फॉर द इंजर्ड बर्ड हो सकता है कि उसकी जो केयरिंग थी उसने कैसे लाइफ बदली। तो केयरिंग फॉर द इंजर्ड बर्ड sparked Raju's interest in wildlife। बेसिकली वाइल्ड लाइफ के बारे में उसका इंटरेस्ट बढ़ गया था एंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये लिख सकते हैं एक तो, और लिख सकते हैं कि इट इंस्पायर्ड हिम टू लर्न मोर अबाउट एंडेंजर्ड। इट इंस्पायर्ड हिम बेसिकली लर्न करने के बारे में, टू लर्न more about endangered species and forest protections. Species and forest protection. Motivating him to dream big, or a kind of dream of becoming a wildlife biologist. Dream of becoming a wildlife biologist। ठीक है, इस प्रकार आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो उसको कैसे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बनने का ख्याल आया या ड्रीम बना उसका, क्योंकि उसको ये एक्सपीरियंसेस जो थे जो उसको इंस्पायर करता था वो क्या था कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में और ज़्यादा सीखना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को समझना मोटिवेट करता था उसको। और ये क्या किया इसने लास्ट में, उसका ड्रीम बना दिया कि बिकमिंग कैसे बन सकता है वो अपना वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछता है इमेजिन यू आर पार्ट ऑफ अ सिमिलर कैंप। अगर आप सिमिलर कैंप के पार्ट होते, हाउ वुड यू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स इन योर स्कूल और विलेज। तो आप अपने स्कूल और विलेज में कैसे अवेयरनेस फैलाते कि कैसे बर्ड्स को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मेंशन एनी 2 क्रिएटिव आइडियाज़ एंड एक्सप्लेन देम। तो 2 आइडियाज़ बताने आपको ऐसे, जिससे आप ऐसी अवेयरनेस को फैला सकते हैं जिसमें जानवर और चिड़ियों को बचाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 7। तो आइडिया, आप क्रिएटिव आइडियाज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस बेसिकली, तो आइडिया बताना है और एक्सप्लेन करना है। पहला आइडिया हो सकता है कि ऑर्गेनाइज नेचर वॉक and bird watching trips for students and villagers where participants can observe birds in their natural habitat and learn about their importance। ठीक है, इस तरह से आप पहला आइडिया लिख सकते हैं। और दूसरा आइडिया, पहला आइडिया ये है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नेचर वॉक
जो कि बर्ड को वॉचिंग करती हुई एक ट्रिप होगी स्टूडेंट्स या विलेजर्स की, जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बर्ड्स को उन्हीं के घर में, उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में, और उनके बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में सीखेंगे। दूसरा आइडिया आपका हो सकता है कि क्रिएट एंड डिस्प्ले पोस्टर्स। बेसिकली अगर आप नहीं ले जा सकते तो आप पोस्टर्स दिखा सकते हैं और शूट प्ले कर सकते हैं और शॉर्ट प्लेज इन स्कूल असेंबलीज, जैसे कि कोई शॉर्ट प्ले करा सकते हैं असेंबलीज में, जिससे कि सब बच्चे एक साथ प्रेरित होंगे। और शोइंग हाउ प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प्स द एनवायरनमेंट। दिस मेक्स लर्निंग फन एंड मेमोरेबल। ठीक है, इस तरह से आप अपना सेकंड आइडिया लिख सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्कूल की असेंबलीज़ में आप डिस्प्ले कर सकते हो पोस्टर्स को, या फिर शॉर्ट प्लेज रोल असेंबली में शो कर सकते हो, और वो दिखाएगा कैसे कि बर्ड्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना हेल्प करता है एनवायरनमेंट को, और ये एक लर्निंग फन मेमोरेबल लर्निंग मोमेंट होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 पर्टिकुलर बड़ा मेन क्वेश्चन जो चल रहे हैं हमारे सामने, वो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इसमें क्या होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन होगा है, जिसमें हाउ आई कैन हेल्प माई कम्युनिटी एज अ स्टूडेंट, और उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं, इसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन है, आपको एक करना होगा। आइए दोनों पढ़ते हैं। पहले में लिखा है कि हाउ आई कैन हेल्प माई कम्युनिटी एज अ स्टूडेंट। ठीक है, देन ब्रैकेट में थिंक अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर यू कैन मेक अ डिफरेंस, हेल्पिंग अदर्स, कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन, सेविंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, टीचिंग समवन एक्सेट्रा। शेयर हाउ स्मॉल एक्शंस कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। तो कैसे छोटे छोटे जो आपके एक्शंस हैं, आपके स्टेप्स हैं, वो कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकता है, इसको बताना है आपको। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखना है, आपको पैराग्राफ लिखना है। राइट है पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो फॉलोइंग टॉपिक्स क्या है, एक तो ये हो गया कि आप चेंजेस कैसे ला सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप उठाकर। कैसे स्टेप्स में आपको मेक डिफरेंस के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे काइंड ऑफ हेल्पिंग अदर्स, औरों की मदद करना, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, किसी को पढ़ाना। तो इससे क्या होता है, समाज में सुधार होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल, राइट अ नोटिस ड्राफ्टिंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। तो बेसिकली आपको नोटिस लिखना है, नोटिस बोर्ड के लिए, जिसमें सारी डिटेल्स आपको शो करनी है अपने स्कूल के लिए। और स्कूल में क्या हो रहा है, एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसमें क्या होगा, डिटेल्स आपको लिखनी होगी नोटिस बोर्ड पर, नोटिस के लिए, फॉर द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ, और आप एज अ सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल हेड ऑफ योर स्कूल है। ठीक है, हेड ऑफ योर हाउस है, जो हाउसेस बने रहते हैं स्कूल में, उसके आप कल्चरल हेड है, और आपको ये नोटिस लिखना है। तो आपको या तो नोटिस लिखना होगा या ये पैरा लिखना होगा ऊपर। आइए दोनों लिखते हैं। बेसिकली पहले अगर पैरा की बात करें, हाउ आई कैन हेल्प माई कम्युनिटी एज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो हम क्वेश्चन पेपर अभी सोल्व कर रहे हैं, इसकी तो हमारा क्वेश्चन पेपर, तो बेसिकली जो हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन वो है जो मैं आपके साथ लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये एज अ डिटेल्ड PDF फॉर्म में सॉल्यूशन अवेलेबल होगा आपका। कहाँ पर, अवेलेबल एट टेलीग्राम। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, और वहाँ पर स्टेप्स फॉलो करके अपनी PDF ले सकते हो, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन पेपर को एज अ मॉक भी दे सकते हो। PDF आपको विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगी, और क्या करोगे, आप उस PDF को एज अ मॉक भी दोगे, और आप रिवाइज़ करने के लिए आपके पास सामने सॉल्यूशन भी होगा। तो पेपर से पहले आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे, वीडियो को दोबारा से ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आइए इसी के साथ अब मैं बताता हूँ आंसर्स कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 2 पार्ट्स ही है आपके सामने, तो इसके आंसर्स कैसे लिखे होंगे आइए मैं दिखा देता हूँ। पहला देखो, पैराग्राफ ये रहा, और ये रहा आपका नोटिस।
पूरा फॉर्मेट के साथ। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप इसको एज अ PDF विद क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हो। और SST और साइंस के क्वेश्चन जो हम पेपर सोल्व करते हैं वो तो इतने डिटेल्ड होते हैं, इतने डिटेल्ड कि आपको NCERT बुक में किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है और चैप्टर में किस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है और आंसर आपका किस पैराग्राफ में लिखा है उसका आपको मेंशन किया जाएगा कि चैप्टर, मान लीजिए कि चैप्टर 2 पेज नंबर 41, इस तरह से आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन इस पैरा में यहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ आपका आंसर है, ऐसे हाईलाइट करा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोवाइड करा जाएगा सारे PDFs, सारे सॉल्यूशंस। आइए, और इस काम में मेहनत लगती है तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी चाहिएगा। पैरा देखते हैं अपना। पैरा में बात की गई थी कि कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स को उठाकर। तो आपकी हेडिंग होगी, सिंपल सी बात है, जो दी गई चीज़ है कि हाउ आई कैन हेल्प माई कम्युनिटी एज अ स्टूडेंट, जिसमें आप लिख सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट। अच्छा, आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, इसकी नीयत डेवलप करनी है, आपको ना मीनिंग निकालना है इस सेंटेंस का। आपने स्टार्ट किया एज अ स्टूडेंट, आई कैन कंट्रीब्यूट टू माई कम्युनिटी इन माई मीनिंगफुल वेज। तो आपने यहाँ पर इंट्रो दिया, डायरेक्ट आपको उस पर नहीं आना है, आपको पहले एक तरह से इंट्रो विद एक्सप्लेनेशन देना है कि मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई कैन कंट्रीब्यूट, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कम्युनिटी को बहुत अलग अलग तरीक़ों से। अब वो तरीके बताने हैं आपको। दूसरा स्टेप होगा, आई कैन कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन बाय नोट लिटरिंग एंड एनकरेजिंग अदर्स टू डू द सेम। तो बेसिकली आई कैन कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन, मैं अपनी सराउंडिंग्स क्लीन कर सकता हूँ बिना कूड़ा फैलाए, और एनकरेज कर सकता हूँ औरों को भी कि वो भी सेम चीज़ करें। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरे पार्ट का दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ कि आई कैन सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग दैम केयरफुली। अब देखो ये पॉइंट्स गिवन है, आपको इनसे हिंट ही लेनी है। तो मैं पानी और इलेक्ट्रिसिटी बचा सकता हूँ कैसे, यूजिंग दैम केयरफुली एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस, इसके बारे में जानकारी दूसरों को फैलाकर, अवेयरनेस फैलाकर, और इसके बारे में केयरफुल रहकर अबाउट देयर इम्पोर्टेंस, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें केयरफुल रहना होगा और अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी। ये भी दूसरों को कर सकता हूँ। यहाँ पर दूसरा पार्टी चल रहा है अभी तक। आई कैन हेल्प यंगर चिल्ड्रन विद देयर स्टडीज़ एंड शेयर नॉलेज विद दोज हु नीड इट। तो जिनको ज़रूरत है, गरीबों को या किसी भी प्रकार के बच्चों को, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, छोटे क्लास के बच्चों को, जो मुझे आता है और उन्हें नहीं आता, उनको सिखाने के लिए। ठीक है, आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ लाइक प्लांटिंग ट्रीज़, डोनेटिंग क्लोथ्स और बुक्स। तो बेसिकली क्लोथ्स और बुक्स को डोनेट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ चलती है देश दुनिया में, पार्टिसिपेट कर सकता हूँ ऐसी एक्टिविटीज़ में। एंड हेल्पिंग द एल्डरली और लेस फॉर्चुनेट पीपल, तो जो कम भाग्यवान लोग हैं, जिनके पास भगवान ने थोड़ा कम दिया है शुरू से, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी मदद कर सकता हूँ इनके थ्रू। फिर आती है बात कि एडिशनली आई कैन प्रमोट रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के बारे में बात कर सकता हूँ समाज में। टेक पार्ट इन लोकल क्लीननेस और अवेयरनेस कैंपेन्स, जो अवेयरनेस कैंपेन्स, सोशल कैंपेन्स चलते हैं, आपके NGOs कराते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ और मैं ये जानकारी फैला सकता हूँ, ये अवेयरनेस फैला सकता हूँ कि कैसे रोड सेफ्टी करनी चाहिए। एंड केयर फॉर स्ट्रे एनिमल्स, और स्ट्रे एनिमल्स जो आवारा जानवर होते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। बाय शोइंग रिस्पेक्ट, स्प्रेडिंग गुड हैबिट्स एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, आई कैन इंस्पायर अदर टू डू द सेम। तो ये सब करने के बाद मैं और लोगों को इंस्पायर भी कर सकता हूँ कि आप सब भी यही काम करें। तो इस तरह से हमने अपना पूरा पैरा लिखा, जिसमें स्टार्टिंग हुई और फिर अपने फैक्ट स्टार्ट हुए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आइए नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। हम एज अ अपने हाउस के कल्चरल हेड है, उसके बिहाफ पर हम अपना लिखते हैं नोटिस। अच्छा, नोटिस लिखने का मेन चीज़ क्या होती है, नंबर। मान लो आपका नंबर 5 है, 5 में से कैसे मिलेंगे, एक नंबर मिलेगा आपको जो आपने फॉर्मेट लिखा है। ठीक है, जो ये लिखा है फॉर्मेट यूज़ करने का। एक नंबर मिलेगा आपको फॉर्मेट में डिटेल। ठीक है, फॉर्मेट में डिटेलिंग। 2 नंबर मिलेंगे आपको मटेरियल के, जो आप मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और 1 नंबर मिलेगा आपको स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक का। तो आप इनमें से कुछ भी हटाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। आइए देखते हैं, अब अपने नंबर बनाते हैं। पहले आपको फॉर्मेट आना चाहिए। आपने स्कूल का नाम होगा साफ, एक सेकेंड। तो बेसिकली आपके स्कूल का नाम होगा सबसे पहले, स्कूल नेम। उसके बाद हेडिंग होगी नोटिस। ये ध्यान रखना है, ये स्टेप्स हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप, थर्ड डेट हो गई। ठीक है, डेट हो गई। फिर एनुअल कल्चरल फेस्टिवल, फेस्टिवल की हेडिंग हो गई, ये भी हो गया। तो कितनी हेडिंग हो गई, 1 2 3 एंड
4 हो गई, ठीक है, 4 हेडिंग्स ऊपर। फिर इसके बाद आप एक मटेरियल तैयार करेंगे, जो मैटर तैयार करेंगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और कम से कम शब्दों में, ज़्यादा खींचेंगे नहीं इसको। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑन 15 सितंबर 2025। तो 2025 के सितंबर 15 को स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होने जा रहा है इन द स्कूल ऑडिटोरियम। स्कूल ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग आर इन्वाइटेड टू रजिस्टर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग साइनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, पेंटिंग एंड डिबेट। तो आपने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी, कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है और उसमें क्या क्या पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप दे सकते हैं अलग से। तो एक पॉइंट हमारा ये हुआ पूरा, ये मटेरियल। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, लास्ट डेट क्या होगी, रजिस्ट्रेशन वेन्यू क्या होगा और टाइम क्या होगा। तो ये पूरा एक हुआ, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6th participants are requested to bring their props and prepare well for the event। अब यहाँ पे ये नोट है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्शनल होगा। आप ये स्टेप ले सकते हैं और नहीं भी। और रोहन कल्चरल सेक्रेटरी। अब आप कल्चरल सेक्रेटरी, तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपकी पोस्ट हो गई विद नेम। ये भी डिटेल ज़रूरी है, तो आप इसको डालेंगे ही डालेंगे। लास्ट का ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 पॉइंट्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। और 8th पॉइंट आप ये नोट लिख सकते हैं अलग से, अगर बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर प्रोप्स एंड प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द कल्चरल सेक्रेटरी। आप कल्चरल सेक्रेटरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोटिस शुड बी रिटन ऑन अ सिंगल पेज एंड मस्ट बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। तो बेसिकली ये नोट याद रखो कि जो नोटिस होता है वो आपका सिंगल पेज पे लिखा जाए, ऐसा नहीं है कि 2 पेजों पर बढ़ा दो, और वो उसको आप एक बॉक्स में लिखोगे बनाकर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर शो भी किया गया कि ये एक चारों तरफ से एक बॉक्स में बंद है। देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका बॉक्स बंद है, नोटिस की ये पहचान है, ठीक है, हमेशा याद रखना। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के बाद बी में आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। तो बेसिकली आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है, इसके सामने आपको वर्ब दी गई है। अब आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी ये सेंटेंस में बताना है और इसको कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस कहता है कि ही यूजुअली डैश, ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है गो टू स्कूल बाय बस बट टुडे ही। अब देखो आपको हमेशा क्या चीज़ याद रखनी है, कुछ शब्द होते हैं जिनको आपको देखना है और फिर उसके बाद आपको सेंटेंस की मीनिंग निकालनी है। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, ही यूजुअली डैश गो टू स्कूल बाय बस। तो बेसिकली वो यूजुअली की बात कर रहा है। यूजुअल से क्या पता चला कि ये एक हैबिट की बात की जा रही है, और हैबिट हमेशा किस में होती है, प्रेजेंट टेंस में होती है। प्रेजेंट टेंस में बात की जाती है किसकी, हैबिट की। तो हैबिट यूजुअली से डिफाइंड हुआ, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी फॉर्म लगेगी, आपको पता है कि इसमें लगेगी आपकी गोज, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES, जो कि होगा गोज टू स्कूल बाय बस। लेकिन यूजुअली की बात की जा रही है कि डेली ऐसे करता है, बट आ गया लेकिन आज की बात की जा रही है, मतलब अभी जो काम हो रहा है। और जो काम होता है वो किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जो चल रहा होता है काम वो किस में होता है, कॉन्टिन्यूस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING विद, तो ये होगा ही इज़ प्रॉपर, ही इज़ वॉकिंग। आपका आंसर होगा यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ही इज़ वॉकिंग, ठीक है। इसी के साथ थर्ड देख लेते हैं, वी डैश विजिट द जू लास्ट संडे। ओके, इससे पहले सेकंड को देखते हैं। शी डैश स्टडी, आपके सामने एक वर्ब दी गई है, फॉर हर एग्जाम सिंस मॉर्निंग। तो शी डैश स्टडी, तो वो पढ़ रही है, पढ़ने की बात की गई है। फॉर हर एग्जाम्स के लिए पढ़ रही है। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से और सुबह से जहाँ पर सिंस मॉर्निंग आया, एक टाइम से लेकर अब तक, मतलब तब से लेकर अब तक पढ़ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ है कि आपके प्रेजेंट की बात की जा रही है, ये काम हो भी चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस,
मतलब सुबह से लेके अब तक हो चुका है और आगे भी चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे हम, इसको लगाएंगे हैव बीन, हैज़ या हैव लगेगा आपके सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, और हैव बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका शी हैज़ बीन, अगर ये क्योंकि सिंगुलर है, अगर ये क्या होता प्लूरल तो क्या आता हैव। तो शी हैज़ बीन स्टडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या लिखेंगे हम, हैज़ बीन स्टडिंग फिर आगे फॉर हर एग्जाम्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी डैश विजिट आपके सामने एक वर्ब हो गई, द जू लास्ट संडे। तो लास्ट संडे में आपने विजिट किया था जू। अब लास्ट संडे मतलब कि पुरानी बात हो रही है जो कि काम हो चुका है। जब काम हो चुका है तो पास्ट का फिक्स टाइम है और पास्ट सिंपल टेंस यूज़ होगा। तो पास्ट का सिंपल टेंस कैसे यूज़ करते हैं हम, वी विजिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी विजिटेड आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ, दे डैश प्ले एक वर्ब हो गई, क्रिकेट एवरी इवनिंग। तो डेली वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको एवरी इवनिंग मतलब रेगुलर हैबिट है, और रेगुलर हैबिट जैसे कि मैंने बताया आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, दे प्ले, सिंपल प्ले आएगा, दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। और यहाँ पर एस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर PLAYS आता, प्लेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई द क्लोजेज, ऑल्सो स्टेट वेदर ईच क्लोज इज मेन, मतलब इंडिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी के साथ तो आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें दो तरह के उनको डिवाइड किया जा सकता है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक सबॉर्डिनेट। बेसिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर वो हिस्सा जो अपने आप में पूरा होता है, जिसको कंप्लीट होने के लिए, जिसकी मीनिंग को कंप्लीट होने के लिए दूसरे सेंटेंसेस या वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वहीं जो सबॉर्डिनेट डिपेंडेंट वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो मेन सेंटेंस पर डिपेंड करता है। जैसे पहला देख लो आप, इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि शी लेफ्ट अर्ली। ये कौन सा होगा, शी लेफ्ट अर्ली। पर्टिकुलर सेंटेंस जो है ये क्या होगा, सिर्फ इतना, ये मेन होगा, मेन और इंडिपेंडेंट होगा। वहीं बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल, दिस इज सबॉर्डिनेट, तो इसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में देखो आप, सेकंड स्टेटमेंट में कि आई नो दैट ही विल विन द कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली आई नो, मैं जानता हूँ, ये मेन सेंटेंस हुआ, ये मेन स्टेटमेंट हुआ अपने आप में, तो इसको आप मेन कहेंगे। दैट ही विल विन द कॉम्पिटिशन, ये अपने आप में क्या हुआ, डिपेंडेंट, तो ये सबॉर्डिनेट कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। करेक्ट द एरर्स इन द पैराग्राफ बिलो। हमारे सामने पैराग्राफ 2 लाइन का ही है। माई फ्रेंड आर, देखो लिखा हो क्या, इसमें एरर्स ढूंढने हैं आपको। अब एरर्स ना 2 तरह से हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, अगर ये शब्द और 2 शब्द लिखे हैं तो ये अगर हम सही मान ले तो इसके अगले वाला गलत होगा, और कई बार हम क्या है कि ये अगर गलत मान ले तो इसके पिछले वाला, मतलब कि डिपेंड होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक गलत है, कई बार ऐसा होता है कि एक गलत नहीं होता बल्कि कंडीशन गलत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं माई फ्रेंड आर लिखा है, तो फ्रेंड अगर एक है तो आर गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आएगा। लेकिन अगर हम आर को सही माने तो फ्रेंड गलत मानेंगे और फ्रेंड्स करेंगे। तो हमेशा ये रूल होता है कि जो पहले लिखा हुआ है उसको हम सही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्रेंड लिखा है वो सही है तो आर गलत हुआ, तो आप आर लिखोगे इनकरेक्ट वर्ड में, और आर की जगह क्या लिखोगे, इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है बेसिकली। माई फ्रेंड इज़ प्लानिंग अ ट्रिप टू द जू टुमारो। तो अब आपको दिख रहा है कि एक ट्रिप प्लान कर रखी है एक दोस्त ने, माई फ्रेंड इज़ प्लानिंग अ ट्रिप, वो ट्रिप प्लान कर रहा है जू के लिए, कल के लिए जू में जाने के लिए। वी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द एनिमल्स। तो वी वॉज, बेसिकली वी वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वी आर। वॉज इनकरेक्ट होगा और आर करेक्ट होगा। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी द एनिमल्स। ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू, तो ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ब्रिंग देयर लंच। तो हर स्टूडेंट से पूछा गया है कि वो
अपना लंच साथ लाया है या नहीं। ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ब्रिंग देयर लंच, तो बेसिकली सब बच्चों से, हर एक बच्चे से पूछा गया कि वो लंच लाया है। द टीचर टोल्ड वी टू कम ऑन टाइम, और टीचर टोल्ड, हमें टीचर बताता है कि हमें टाइम पर आना है। अब देखो इसमें कहाँ पर गलत है। गलत ये है कि देयर लंच, ईच स्टूडेंट इज, जब एक स्टूडेंट की बात की जा रही है तो आस्क टू ब्रिंग देयर लंच, ब्रिंग हिज लंच होगा, ठीक है। देयर गलत है तो देयर हटा दो आप, इनकरेक्ट वर्ड, और हिज या हर, क्योंकि पर्टिकुलर एक बच्चे की बात की जा रही है कि ईच स्टूडेंट, एवरी, अगर यहाँ पर आता ऑल स्टूडेंट्स, इज ऑल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ब्रिंग देयर लंच, ठीक है। यहाँ पर आया कि ईच स्टूडेंट, इसके साथ देयर नहीं आएगा, हर और हिज आएगा। फिर वहीं द टीचर टोल्ड वी टू कम ऑन टाइम, बेसिकली द टीचर टोल्ड वी, यहाँ पर वी नहीं आएगा, अस आएगा। तो अब आप देखो द टीचर टोल्ड अस, बेसिकली टीचर सब्जेक्ट हुआ अपने आप में, टीचर की बात की जा रही है कि टीचर किसको कह रहा है, हमें कह रहा है कि टाइम पर आना, तो हम क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए, और वी क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है, तो ये क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो वी गलत हुआ, वी इनकरेक्ट वर्ड्स में लिखा जाएगा और हमारा करेक्ट वर्ड्स आ जाएगा अस। इसी के साथ सेक्शन सी पर चलते हैं, लिटरेचर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपके सामने एक पैरा, एक पोएम का पैरा है जिसको पढ़ लेते हैं, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज़ गोट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रोकरी एंड जस्ट बियॉन्ड, अ sundial विद अ स्ट्रेंज डिवाइस विच मिसेस जोन्स थिंक्स rather नाइस। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। तो बेसिकली उनका गार्डन जो था वो फुल ऑफ स्टोन्स था, और इसके बिहाफ पर आप मिसेस जोन्स के बारे में क्या पता चलता है हमें मिसेस जोन्स के बारे में उनके गार्डन के डिस्क्रिप्शन से। आइए देखते हैं। बेसिकली हमें पता ये चलता है कि उनका टेस्ट और उनकी जो पसंद थी वो बिल्कुल अलग थी। शी प्रीफर्स अ यूनिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक सेंस ऑफ ब्यूटी, परहैप्स अनकन्वेंशनल गार्डन स्टाइल, जो बेसिकली चलता आ रहा है उस गार्डन स्टाइल से हटकर उन्हें एक इंडिविजुअलिस्टिक, एक अलग ही ब्यूटी पसंद थी जो यूनिक हो। एन्जॉइंग स्टोन्स एंड डेकोरेटिव फीचर रेदर देन जस्ट प्लांट्स और फ्लावर्स, तो उनको ये प्लांट्स और फ्लावर्स के अलावा भी डेकोरेट करना काफ़ी पसंद था और चीज़ों को, जैसे कि स्टोन्स को। इसी के साथ शी वैल्यूज स्मॉल ऑफन ओवरलुक्ड एलिमेंट्स इन हर गार्डन, और वो छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ा महत्व देती थी अपने गार्डन में, सजेस्टिंग क्रिएटिविटी एंड अटेंशन टू डिटेल। और इससे पता चलता था, और वो जब डिटेल्स पर ध्यान देती तो हमें पता चलता है कि वो इस चीज़ का भी बड़ा क्रिएटिविटी के साथ ध्यान रखती थी डिटेल्स पर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। बेसिकली 6th का फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हमने कुछ इस प्रकार प्रिपेयर किया है कि शी प्रीफर्स a unique and individualistic sense of beauty, perhaps unconventional garden style, and enjoying stones and decorative features rather than just plants or flowers. She values small, often overlooked elements in her garden. तो बेसिकली overlooked elements जो होते थे उनके बजाय वो छोटी चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करती थी और सजेस्ट करती थी क्रिएटिविटी को, अटेंशन टू डिटेल। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 कहता है कि गिव ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। आपके सामने एक स्टेटमेंट है मिसेस जोन्स के बारे में, द गार्डन सर्व्स एज अ मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जोन्स हरसेल्फ। तो मिसेस जोन्स के बारे में उनका गार्डन बखूबी बताता था। ये बात ट्रू है या फॉल्स? बेसिकली बिल्कुल ऑब्वियसली ये ट्रू बात है। उनका गार्डन उनकी पर्सनैलिटी को शो करता था, बिल्कुल उनके बारे में काफ़ी चीज़ें रिवील करता था। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ? क्रेजी पाथ से पोएट का क्या तात्पर्य है? तो क्रेजी पाथ से बेसिकली पोएट का तात्पर्य ये है कि वो एक इरेगुलर और अनइवन स्टोन पाथ था मिसेस जोन्स के गार्डन में। इट हाईलाइट्स द क्वर्की एंड डिसऑर्डर्ड नेचर ऑफ द गार्डन्स लेआउट। ठीक है, हम इसका आंसर कुछ प्रकार लिखेंगे कि द क्रेजी पाथ रेफर्स टू एन इरेगुलर और अनइवन स्टोन पाथ इन मिसेस जोन्स गार्डन। ठीक है, और इसी के साथ इट हाईलाइट्स द क्वर्की and disordered nature of the garden's layout. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट। आपकी पोएम कौन सी है और पोएट का नाम बताना है। अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल आपकी पोएम है। अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल विद, पोएट का नाम है रेगिनाल्ड आर्केल। बाय, सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग,
इन प्रोनाउंसिएशन रेगिनाल्ड आर्केल। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 और 40 वर्ड्स ईच। तो आपके सामने 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से 4 क्वेश्चन आपको देने हैं के आंसर आपको देने हैं, जिसके हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आइए, और 30 से 40 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन कहता है, वाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव रायज रेन। तो बेसिकली कृष्णदेव राय के राज में विजयनगर एम्पायर क्यों एक गोल्डन एरा के रूप में देखा जाता है। इसका आंसर हमने कुछ इस प्रकार प्रिपेयर किया है कि 7th का फर्स्ट, आइए एक्सप्लेन करते हैं। द विजयनगर एम्पायर्स गोल्डन एरा बेसिकली केम ड्यूरिंग कृष्णदेव राय। तो जो विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा था वो किसके रेन में आया था, किसके राज में आया था, कृष्णदेव राय के राज में आया था, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस अचीवमेंट्स इन आर्ट्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली कृष्णदेव राय जो एक राजा था वो कुछ इस प्रकार का राजा था कि वो अपने राज्य में आर्ट को, लिटरेचर को, आर्किटेक्चर को, मतलब कि बिल्कुल आर्टिस्ट को बढ़ा चढ़ाकर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता था। और इस तरह से वो राज्य जो था वो ट्रेड में, अगर आप देख लो कि व्यापार में, आप देख लो कल्चरल एक्टिविटीज़ में, आप देख लो कि शासन प्रणाली में, बिल्कुल एक गोल्डन एरा इसीलिए कहा गया है क्योंकि लोग खुश थे, अपना काम कर सकते थे। तो यहाँ पर वो किसको बढ़ावा देता था, आर्ट्स को देता था। लिटरेचर मतलब लोग लिख सकते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते थे। आर्किटेक्चर देखो, कितनी कलाओं का, अगर आप देखो कि ध्वस्त हो गई बहुत सारी कलाएं, दुनिया भर के राजाओं ने क्या करा, कला, क्योंकि उनको कलाएं पसंद नहीं थी, उन्होंने सब कलाकार को मरवा दिया या कुछ भी कलाएं मिटवा दी। जैसे पुराने जितने भी हमारे देश में आक्रमण हुए, उन्होंने सारे मंदिरों को हटा दिया। तो इस तरह से ही सपोर्टेड पोइट्स एंड लर्निंग एंड हिज ओन वर्क्स। तो बेसिकली वो सपोर्ट करता था पोइट्स को। लर्निंग एंड हिज ओन वर्क्स वर हाईली प्रेज्ड, और जो उनकी मतलब सीखने की कला थी उसको बहुत ही सराहनीय करता था। एज बोथ अ स्किल्ड वॉरियर एंड एन अनकम्प्लिस्ड पोएट, जैसे कि वो था क्या, स्किल्ड वॉरियर था, एक बहुत ही मतलब कुशल योद्धा था, और उसके साथ साथ वो एक पोएट भी था, अकम्प्लिस्ड मतलब वेल नोन एक पोएट था जिसको कवि कहते हैं। हिज लीडरशिप ब्रॉड पीस, जो उसकी लीडरशिप थी वो पीस की तरफ ले जाती थी, प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाती थी, और कल्चरल ब्रिलियंस टू द एम्पायर। और एम्पायर जो आपके राज्य था उसका एक कल्चरल मतलब इतना समृद्ध हो चुका था कल्चर इन चीज़ों में कि मेकिंग हिज रूल वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में इस राजा का राज्य जो था, जो मतलब राज था, उसको सेलिब्रेट किया गया है सबसे ज़्यादा सुखद टाइम माना गया है ये इंडियन हिस्ट्री में, मान लो अगर आप। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कैन बीइंग ऑब्जर्वेंट हेल्प अस इन लाइफ। तो बेसिकली हाउ कैन बीइंग ऑब्जर्वेंट हेल्प अस इन लाइफ लाइक इट हेल्प द 4 men इन द स्टोरी। कैसे कोई, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाउ कैन बीइंग ऑब्जर्वेंट हेल्प अस इन लाइफ लाइक इट हेल्प द 4 men इन द स्टोरी। तो यानी अगर हम ध्यान से चीज़ें ऑब्जर्व करें, सराउंडिंग्स को अच्छी तरह नोटिस करें, स्मॉल डिटेल्स पर फोकस करें, तो उससे ज़िंदगी में हमें कैसे फ़ायदे हो सकते हैं ये आपको बताना है। जैसे कि कहानी में 4 आदमियों को मिला था, तो जो कहानी थी उसमें 4 आदमियों ने बहुत छोटी छोटी डिटेल्स ऊँट की देखी थी। उसके बाद मर्चेंट को यकीन नहीं हुआ था कि कोई बिना ऊँट को देखे कैसे इतना सब कुछ बता सकता है। तो उन्होंने कैसे बताया था, ऑब्जर्व करने से। तो बेसिकली जो ऑब्जर्व करने की कला है वो हमें कैसे मदद कर सकती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आइए देखते हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले के शुरुआत में द 4 men वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब। चारों आदमियों को जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, मुश्किल हो रही थी। एंड फेल्ट अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर। तो वो अनसर्टेन थे अपने फ्यूचर को लेके, बहुत ही डाउटफुल थे कि सही होगा गलत होगा। हाउएवर बाय बीइंग ऑब्जर्वेंट, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे छोटी छोटी चीज़ को, क्लूज़ को, अबाउट द लॉस्ट कैमल, उन्होंने लॉस्ट जो खोआ हुआ ऊँट था उसके बारे में काफ़ी डिटेल से देखा था। तो दे इम्प्रेस द किंग, और उन्होंने किंग को इम्प्रेस कर दिया था विद देयर शार्प माइंड। उनकी तेज़ दिमाग की वजह से किंग इम्प्रेस हो गया था उनकी इस स्किल को देखकर। Their observation skill helped clear their names and earned them the position of advisors in the king's court. तो बेसिकली उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल थी उसने उन सबको किंग के कोर्ट में एक मतलब रिनोन मतलब अच्छी सी रेस्पेक्टेड पोस्ट देने में मदद करी। ठीक है, वो एडवाइज़र बन गए, पोजीशन ऑफ एडवाइज़र इन द किंग्स कोर्ट आ गए, वो किंग के कोर्ट में एडवाइज़र के रूप में काम करने लगे। ये हमें दर्शाता है कि बीइंग ऑब्जर्वेंट
हमें हेल्प कर सकता है और चेंज कर सकता है हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी अपॉर्चुनिटीज़, एंड लीड टू अनएक्सपेक्टेड सक्सेस फॉर, ठीक है। तो फॉर मैन PDF ये तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो बेसिकली लीड टू अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, और हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी बड़ी सक्सेस का कारण बन सकती है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वट स्ट्रेटेजी डिड तेनालीराम यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। तो तेनालीराम ने कौन सी ऐसी गलती करी जिससे किंग को अपनी, मतलब कौन सी ऐसी गलती नहीं, सॉरी, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई, मेरा ध्यान थोड़ा हट गया था, तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई तेनालीराम ने कि किंग को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, किंग को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई। आइए देखते हैं बेसिकली हुआ क्या था। तेनालीराम ने अपनी चालाकी से, अपने जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उसका यूज़ करके एक सिचुएशन क्रिएट करी जिसमें क्या हुआ, किंग को ये यकीन दिला दिया कि जो उसका पर्सपेक्टिव था वो गलत था। तो क्वेश्चन ये है कि वो आंसर ये है आपका, तेनालीरामा क्लेवरली यूज्ड ह्यूमर एंड एन एनालॉजी विद पैडी सीड्स। तो पैडी सीड्स जो थे उनका यूज़ करके उसने क्या किया, अपनी बुद्धि को, अपनी तर्क शक्ति का यूज़ किया। ही शोड दैट योनिंग वाइल सोइंग कुड स्पॉइल द क्रॉप। बेसिकली अगर आप तेनाली अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो तेनालीरामा ने अपनी क्लेवरनेस, मतलब चालाक दिमाग से और अपने मजाक के अंदाज में एक और एग्जाम्पल और तर्क शक्ति के साथ क्या किया, इसका यूज़ करके उसको किंग को ये समझाया। कैसे? उसने कहा कि जैसे अगर कोई किसान बीज बोता है, कि उसने दिखाया कि कोई किसान क्रॉप में बीज बोता है और पैडी सीड्स को बोता है, तो बोते वक्त अगर बार बार जुबाई ले, मतलब जुबाई एक इन द सेंस योनिंग, मतलब आप सोने से पहले वो जो लेते हो ना, वो योनिंग करे, तो उससे क्या होगा, तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन वैसे ही जुबाई लेना एक नेचुरल चीज़ है, इसका मतलब बदतमीजी या इसका मतलब बदतमीजी या असम्मान करना नहीं है, मतलब इरिस्पेक्ट करना नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना। तो इस तरह से देन रिमाइंड द किंग दैट योनिंग इज नेचुरल और नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। दिस इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी जो ये थी, इस तरीके से उसने क्या किया, किंग को रियलाइज़ कराया, मेड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक विदाउट हर्टिंग हिज प्राइड। तो उसके जो शान थी उसको हर्ट करे बिना उसने उसको समझा दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। वाई डिड द किंग बिलीव द 4 यंग मैन एंड नॉट द मर्चेंट। तो बेसिकली किंग 4 आदमियों पर क्यों यकीन करने लगा और मर्चेंट पर क्यों नहीं किया उसने यकीन। तो आंसर लिखा है, द किंग बिलीव द 4 यंग मैन एंड नॉट द मर्चेंट बिकॉज ईच मैन क्लियरली एक्सप्लेन हाउ ही डिड्यूस्ड डिटेल अबाउट द केमल यूजिंग लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। तो लॉजिकल ऑब्जर्वेशन यूज़ की थी। बेसिकली जो 4 लोग थे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने ऊँट के बारे में क्या क्या देखा है। अगर उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया होता तो डाउट क्रिएट होता, लेकिन यहाँ पर मर्चेंट पर डाउट क्रिएट होने लगा था किंग को। दे डिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक क्लूज़, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक क्लूज़ डिस्क्राइब किए। द ट्रैक्स, द निबल्ड लीव, द टाइनी ब्लड ड्रॉप्स एंड द प्रिंट्स। उसने बहुत अच्छे से, उन चारों ने बहुत अच्छे से छोटे छोटे क्लूज़ को भी एक्सप्लेन किया था। विच शोड दे यूज़ देयर इंटेलिजेंस, जिससे पता चलता है उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि लगाई हुई है, नॉट थेफ्ट, और वो मतलब चोर नहीं है। Their reasoning was so detailed and convincing that the king recognized their wisdom। तो किंग ने उनकी समझदारी को सराहना, मतलब बिल्कुल सराहाया कि ओहो वाओ, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो, कैसे तुमने इतनी लॉजिकल थिंकिंग लगाई, कैसे तुमने इस चीज़ को पहचाना। ठीक है, तो उनकी रीजनिंग को देखते हुए, डिटेल कन्विंसिंग पावर को देखते हुए किंग ने ये रियलाइज़ करा, किंग ने रिकॉग्नाइज करा कि वो समझदार तो हैं। वाइल द मर्चेंट हैड ओनली सस्पिशियस, और जबकि मर्चेंट सिर्फ मतलब डाउटफुल था, संदेह के साथ उन पर डाउट करे जा रहा था। एंड नो रियल प्रूफ अगेंस्ट देम, और कोई उसके पास रियल प्रूफ नहीं था, ना एक्सप्लेनेशन थी। तो किंग का विश्वास 4 लोगों पर ज़्यादा इसलिए था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर देख लेते हैं। अबाउट मिसिस जोन्स फ्रॉम हर गार्डन एंड इंट्रैक्शंस। मिसिस जोन्स के बारे में बताना है आपको, सिर्फ उनके गार्डन और इंट्रैक्शंस के बेस पर। तो बेसिकली आप उनके बारे में क्या जानते हैं, उनके गार्डन के थ्रू। ठीक है, आओ। तो मिसिस जोन्स लाइक्स क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। तो बेसिकली आपने देखा कि किसी गार्डन में, अगर ये गार्डन है, ये पानी चल रहा है थोड़ा सा, इधर पत्थर रखे हैं बड़े बड़े, ठीक है, यहाँ पर भी पत्थर रखे हैं, इधर पत्थरों का एक वो बन रहा है, हर जगह पत्थर हैं, यहाँ पर बड़ा पत्थर रखा है, ठीक है, इसके बराबर में एक और पत्थर रखा है, और यहाँ पर एक पत्थर रखा है। तो इन पत्थरों के साथ क्या हो गया,
इन पत्थरों के साथ ये पता चलता है कि मिसिस जोन्स क्रिएटिविटी को लाइक करती थी, इंडिविजुअलिटी को लाइक करती थी, एज हर गार्डनिंग स्टाइल शोज हर लव फॉर अनयूजुअल एंड क्रिएटिव थिंग्स। तो क्रिएटिव थिंग्स के प्रति उनका अनयूजुअल लव ये शो करता था। एज शी प्रिफर्स स्टोन्स टाइनी प्लांट्स ओवर कॉमन फ्लावर्स। तो कॉमन जो आम फूल है उनके बजाय वो क्या प्रेफर करती थी, छोटे खूबसूरत प्लांट्स, मतलब फूलों के बजाय वो पौधों को प्रेफर करती थी, भले ही उन पर फूल ना आए। और किसको प्रेफर करती थी, पत्थरों को, बहुत अच्छे से मतलब असेंबल किए हुए पत्थर, ठीक है। तो इसी के साथ हर इंटरेक्शन विद द स्पीकर रिवील्स दैट शी टेक्स प्राइड इन हर गार्डन। तो बेसिकली उसका जो इंटरेक्शन से पता चलता था मिसेस जोन्स के, वो ये क्या रिवील करता था, उसकी जो प्राइड थी उसके गार्डन के प्रति, वैल्यूज़ थी, जो ब्यूटी ऑफ स्मॉल डिटेल्स थी, एंड हर क्वर्की येट थॉटफुल पर्सनैलिटी, और उनकी वो अलग बिल्कुल पर्सनैलिटी दर्शाती थी। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा, और ये आंसर्स आपको PDF में कम्प्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम का चैनल फॉलो करो, ज्वाइन करो, और एक हम अच्छी सी कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हम लाइव भी आया करेंगे, आपको हर चीज़ का पहले से अपडेट दिया करेंगे, और आने वाले टाइम में लाइव क्लासेस भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। एनीवन 5 मार्क्स का, मतलब हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है विट दैट वोन हार्ट्स। आपकी ये एक चैप्टर है, विट दैट वोन हार्ट्स, व्हाट डज इट टीच अस अबाउट हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। क्या ये हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाता है? आइए देख लेते हैं। इन द विट दैट वोन हार्ट्स, तेनाली राम शोज दैट इंटेलिजेंस, पेशेंस एंड ह्यूमर कैन सोल्व इवन सीरियस प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली द विट दैट वोन हार्ट्स, ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि बुद्धिमानी, धैर्य और हास्य, मतलब ह्यूमर, जो आपके सामने लिखा है ये बेसिकली आंसर है, आप देख सकते हैं, और ये आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको और पार्ट में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, और दोनों 5 नंबर के हैं। तो विजडम पेव्स द वे, व्हाट वैल्यूज डू द 4 यंग मैन डिस्प्ले एंड हाउ आर दीज यूजफुल। आइए इसको समझते हैं। तो हमारे सामने बड़ी समस्याएं आती हैं, उनको सोल्व करने के लिए द विट दैट वोन हार्ट्स हमें यह सिखाता है कि बुद्धिमानी, विजडम, धैर्य, पेशेंस और ह्यूमर, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, इनसे बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है, ठीक है, वो भी बिना किसी की इज्जत या अहंकार, ईगो को ठेस पहुंचाए, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, इससे सीख ये मिलती है कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति या विवाद सामने आए तो गुस्से या कठोर व्यवहार से प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत दिमाग से सोचना चाहिए। किससे? शांत दिमाग से। देखो यहाँ पर हमने आंसर में लिखा है क्रिएटिविटी विद instead of fighting another friend suggested they toss a coin to decide. The simple witty idea solved the problem fairly. Both accepted it peacefully. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि it teaches us that instead of reacting harshly, एकदम रिएक्ट करने के बजाय we should use calm thinking and creative solution to handle conflicts. Difficult situations can be turned into opportunities if we approach them with a positive एंड वाइज एटीट्यूड। तो समझदारी के साथ अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी भी अप्रोच को, मतलब हम किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी को अप्रोच करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन तब्दील हो जाती है। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें कि इन अ स्कूल 2 क्लासमेट्स वर आर्ग्यूइंग, अगर 2 दोस्त स्कूल में आर्ग्यू कर रहे हैं जो कि ओवर हुज टर्न इट वॉज प्ले टू क्रिकेट, तो क्रिकेट में पहले कौन बैट करेगा इसके लिए वो लड़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अनदर फ्रेंड सजेस्टेड दे टॉस अ कॉइन टू डिसाइड, और दोस्त उनको टॉस करने के लिए वो करते हैं, सजेस्ट करते हैं। दिस सिंपल विटी आइडिया सोल्व द प्रॉब्लम फेयरली, और ये जो छोटा सा आइडिया था ये बेसिकली इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सोल्व करता है और निष्पक्ष करता है। बोथ एक्सेप्टेड पीसफुली उन्होंने एक्सेप्ट किया, एवरीवन वाज हैप्पी एंड द गेम कंटिन्यूड विदाउट बिटरनेस। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। थस विट एंड स्मार्ट थिंकिंग नॉट ओनली रिजोल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली बट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन हार्मनी, रिस्पेक्ट एंड जॉय इन रिलेशनशिप। तो अगर हम बुद्धिमानी और चतुराई न केवल समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से समझाती है बल्कि संबंधों में प्रेम, सम्मान और खुशी बनाए रखने में मदद करती है। आइए, विजडम पेव्स द वे, व्हाट वैल्यूज डू द फेयर 4 यंग मैन डिस्प्ले एंड हाउ आर दीज यूजफुल। तो ये आंसर आपको PDF में मिलेगा। तब तक हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होगी? बेसिकली कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन यही है कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन यही होगी। तो विजडम पेव्स द वे, नाटक के चारों युवकों ने कुछ बहुत ज़रूरी जीवन मूल्य, वैल्यूज जो आपकी होती है, दिखाए। जैसे धैर्यपूर्ण अवलोकन, जिसको बोलते हैं हम कीन ऑब्जर्वेशन, कीन
ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो इसके साथ क्या हुआ कि उन बातों को जोड़, बेसिकली उन्होंने ऊंट के बारे में छोटी छोटी बातों पर गौर किया था। दूसरा आपका ऑप्शन हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें उन बातों को जोड़कर सही निष्कर्ष निकाले। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट हो सकता है टीम वर्क। बिल्कुल सही, टीम वर्क के साथ उन्होंने सारी चीज़ें देखी और सारे पॉइंट्स याद रख पाए। सबने अपनी अपनी जानकारी बांटी और मिलकर समस्या का हल ढूंढा। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी, झूठे आरोप लगने पर भी उन्होंने सच्चाई नहीं छोड़ी, ये बहुत सही पॉइंट है। चौथा पॉइंट आपका हम लिख सकते हैं जैसे धैर्य और लगन, परजीवेरेंस। ठीक है, और ये क्या था, मुश्किलों का सामना शांति और संयम के साथ उन्होंने किया। ये सारे गुण असल ज़िंदगी में भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये हमें समस्याओं का सही समाधान ढूंढने में मदद करते हैं और समझदारी भरे निर्णय लेने में सहायता करते हैं। दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाते हैं, ईमानदारी से हमें भरोसा, ट्रस्ट जीतने का मौका देते हैं और धैर्य से हम मुश्किलों पर विजय पाते हैं। निष्कर्ष हमारा लास्ट में यही रहेगा कि देखो, वैल्यूज़ आर यूजफुल इन लाइफ, प्रैक्टिसिंग दीज क्वालिटीज कैन लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन एंड सक्सेस इन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। अगर हम इन गुणों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो बेहतर समझ, सहयोग और जीवन में सफलता पा सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही समझ में आए होंगे। आई होप ये हेल्प भी करेंगे पेपर में। आप PDF भी लोगे, टेलीग्राम पर आकर चैनल भी ज्वाइन करोगे और हमारी कम्युनिटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे और कम्युनिटी अपनी बड़ी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में क्वेश्चन पेपर शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके पेपर सिर पर हैं और फिर से वीडियो को ढूंढना पड़े, ऐसा आप ना ही करना। तो वीडियो को लाइक करोगे तो वीडियो दोबारा से मिल भी जाएगी। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय।